नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कॉल करूंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कॉल करूंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 43। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 42 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और मेरा यही उद्देश्य है कि जो भी मेरे प्यारे भावी फौजी इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी करें, उनका साइंस में एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 43 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न। देखिए, फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन डी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल से देता हूं। देखिए, जो विटामिन होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक तो वसा में घुलनशील विटामिन। अरे कौन सा विटामिन? वसा में घुलनशील विटामिन। काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों। विटामिन मुख्यतः दो प्रकार के, एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक होता है दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन। अरे कौन सा? जल में घुलनशील विटामिन। मेरे जिगर के टुकड़ों, आपको याद रखना है कि जो विटामिन होते हैं उनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। अब क्या इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है KEDA। अरे क्या लिखा मैंने? KEDA। इसकी ट्रिक है कीड़ा। अरे क्या याद रखना है? कीड़ा। KEDA। कीड़ा किसमें घुलनशील? वसा में घुलनशील। कभी कभार दोस्तों इस वसा को चर्बी भी देता है कि चर्बी युक्त विटामिन कौन से हैं। तो चर्बी युक्त विटामिन का मतलब होता है वसा में घुलनशील विटामिन ही। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? तो आपको याद रखना है बी और सी। बी और सी, बिस्लरी पानी की बोतल आती है, उससे आपको याद रखना है कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पूरे चांस है प्रश्न आने के। तो देखिए, अब हमारा प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन डी। देखिए, ए विटामिन वसा में घुलनशील, के विटामिन वसा में घुलनशील, डी विटामिन वसा में घुलनशील, जबकि विटामिन बी और सी किसमें है? जल में घुलनशील। और हमारा प्रश्न भी यही पूछा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। काफी इंपॉर्टेंट बात है। और दोस्तों, ये भी याद रखना, जो विटामिन B1 या बी है, ठीक है, विटामिन बी या B1, इसकी कमी से एक रोग होता है जो आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है, बेरी रोग। अरे कौन सा रोग? बेरी रोग। आपको याद रखना है दोस्तों कि जो बेरी रोग है ये कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी या B1 की कमी से होता है। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 2। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से कौन सी वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? ऑप्शन देखते हैं, मैक्सवेल, वेबर, डेसिबल और डॉप्सन। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई कौन सी है? डॉप्सन यूनिट। अरे कौन सी यूनिट है? डॉप्सन यूनिट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? मैक्सवेल, वेबर, डेसिबल या डॉप्सन? तो कौन सा आंसर होगा? डॉप्सन।
तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन, देखिए ध्वनि तीव्रता, ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ध्वनि तीव्रता का मात्रक तो आपको याद रखना है दोस्तों, ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। अरे ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल। काफी इंपोर्टेंट है भाई, याद कर लेना। नेक्स्ट, वेबर किसका मात्रक है, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे प्यारे भावी फौजियों, याद रखना है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार आया हुआ है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात क्या कि सर मैक्सवेल किसका मात्रक होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है चुंबकीय प्रेरण। अरे चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है मैक्सवेल। क्या बताया मैंने कि चुंबकीय प्रेरण का मात्रक मैक्सवेल, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, और ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसिबल, और ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट में। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। और ये प्रश्न कुछ एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन भी है दोस्तों, जो आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के अंदर काफी बार पूछे जाते हैं। जैसे ओजोन का सूत्र क्या होता है, आपको याद रखना है O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। और ये भी याद रखना, सड़ी मछली जैसी गंध किस गैस में आती है, तो दोस्तों याद रखना सड़ी मछली जैसी गंध किस गैस में आती है, ओजोन गैस में। सड़ी मछली जैसी गंध किस गैस में आती है, ओजोन गैस में आती है। काफी इंपोर्टेंट बात है। और ये प्रश्न भी आता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बता दिए दोस्तों, इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न संख्या थर्ड। प्रश्न संख्या थर्ड है, देखिए निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन देखते हैं, मायोग्लोबिन, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन और क्लोरोफिल। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन सा है, लाइकोपीन वर्णक। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि टमाटर के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है, लाइकोपीन। और लाइकोपीन वर्णक के कारण टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आंसर सही होगा, थर्ड का सी हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। अब देखिए काफी इंपोर्टेंट बात, क्या एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट, जो मांसपेशियां होती है दोस्तों, मसल्स होती है मांसपेशियां। ठीक है, मांसपेशियों का लाल रंग किस वजह से होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मांसपेशियों का लाल रंग किसके कारण होता है, मायोग्लोबिन वर्णक के कारण। काफी इंपोर्टेंट बात है, मांसपेशियों का लाल रंग मायोग्लोबिन वर्णक के कारण। और ये भी याद रख लेना, मनुष्य शरीर के अंदर कुल मांसपेशियों की संख्या 639। और ये भी याद रख लेना, काफी इंपोर्टेंट बात, मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के जमाव के कारण, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। अरे मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के जमाव के कारण, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। और ये भी याद रख लेना, काफी इंपोर्टेंट बात है। हाँ जी, क्या इंपोर्टेंट बात है कि मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दोस्तों आपको याद रखना है एक्टिन और मायोसिन। अरे मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। लो जी, धमाकेदार वाले तरीके से सॉल्यूशन आपको हम बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, बीटा कैरोटीन, ये जो बीटा कैरोटीन वर्णक है ये किसमें पाया जाता है दोस्तों, गाजर में पाया जाता है। गाजर का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, बीटा कैरोटीन की वजह से। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट बात है कि गाजर का लाल रंग किसके कारण, बीटा कैरोटीन वर्णक के कारण। और ये भी याद रख लेना, गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, डोकस कैरोटा। अरे गाजर का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है, डोकस कैरोटा। ठीक है, आपको याद रखना है कि गाजर का लाल रंग किस वजह से होता है, बीटा कैरोटीन के कारण। और गाजर का वैज्ञानिक नाम डोकस कैरोटा। काफी इंपोर्टेंट बात है भाई, लिख लेना गाजर का वैज्ञानिक नाम डोकस कैरोटा। और ये भी याद रख लेना, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ए पाया जाता है। और गाजर एक प्रकार की क्या है दोस्तों, जड़ है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, काफी इंपोर्टेंट, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल वर्णक के कारण। मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छालों, मेरी कालजे की कोरों, आपको याद रखना है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल वर्णक के कारण। काफी इंपोर्टेंट बात है। और एक काफी सदाबहार प्रश्न जो आपके इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है कि बताइए रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो तो सबको याद है कि रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अरे किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। लो जी, सारे इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 4। हाँ जी, देखिए प्रश्न संख्या 4 है मेरी जिगर के टुकड़ों, निम्नलिखित में से
कौन सा ऊतक का एक उदाहरण है? ऊतक का उदाहरण है, देखिए ऑप्शन देखते हैं, मस्तिष्क, रक्त, यकृत और अमाशय। इनमें से कौन सा ऊतक का एक उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें तो सीधा सीधा सा आंसर है, काफी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आपको याद है कि जो रक्त है, रक्त एक प्रकार का कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट बात है, इनमें से कौन सा ऊतक है? रक्त है। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये भी याद रख लेना, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। और ये भी याद रख लेना, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कैसा होता है? हल्का सारीय। अरे कैसा होता है? हल्का सारीय। काफी इंपोर्टेंट बात है। और ये भी याद रख लेना, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर। जो कुल शरीर के बाहर का कितना % होता है? 7% होता है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात। और ये भी याद रख लेना, रक्त के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। रक्त के मुख्यतः कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात है, रक्त के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूं आपको। क्या? रक्त के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। एक तरल भाग होता है रक्त का, जो क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। अरे क्या कहलाता है? प्लाज्मा। जो कुल रक्त का कितना प्रतिशत होता है? 55%। काफी इंपोर्टेंट बात है। और रक्त का जो ठोस भाग है उसमें क्या होती है? रक्त कणिकाएं। अरे क्या होती है? रक्त कणिकाएं। और रक्त कणिकाएं कुल रक्त का कितना प्रतिशत होती है? 45% होती है। काफी इंपोर्टेंट बात। और ये भी याद कर लेना, क्या कि जो रक्त कणिकाएं होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। रक्त कणिकाएं मुख्यतः कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सुना होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात है, रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और ये भी याद रख लेना, रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या बोन मेरो में, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले प्रश्न है। रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मेरो में होता है। लो जी, धमाकेदार वाले तरीके से मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन देखते हैं, फीमर, मैंडिबल, स्टेपिज और हाइड। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? स्टेपिज। और कहाँ पाई जाती है? कान के अंदर पाई जाती है। अरे कहाँ पाई जाती है? कान में, ठीक है दोस्तों। काफी इंपोर्टेंट बात। अब देखिए कान की हड्डियों के नाम आपको याद रखने हैं। एक तो है मेलियस, कान की हड्डियों के नाम बता रहा हूँ, एग्जाम में आता है मेलियस। एक होता है इनकस, ठीक है, याद कर लेना भाई। और एक होता है स्टेपिज। मेलियस, इनकस और स्टेपिज, ठीक है। काफी धमाकेदार वाले प्रश्न। कान की हड्डियों के नाम मेलियस, इनकस और स्टेपिज। देखिए यहाँ 2 तरीके से प्रश्न बनते हैं। आपको प्रश्न पूछेगा, ध्यान से सुनना भाई, जच्चा के दबा के, क्या कि कान में कुल हड्डियों की संख्या, तो आपके कान कितने हैं? 2 है ना, तो कान में कुल हड्डियों की संख्या 6 बताओगे आप, क्योंकि एक कान में 3 हड्डियां होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। और अगर आपको खुद लिखकर ये पूछे कि एक कान में कुल हड्डियों की संख्या, तो कितना बताओगे? 3 बताओगे। दोबारा बता देता हूं, कान में कुल हड्डियों की संख्या 6, एक कान में कुल हड्डियों की संख्या 3। कान की हड्डियों के नाम कौन कौन से? मेलियस, इनकस और स्टेपिज, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात है। ये मैंडिबल जो हड्डी है ये कहाँ पाई जाती है? ये जबड़े में पाई जाती है। और ये मनुष्य शरीर की सबसे मजबूत अस्थि होती है, मजबूत हड्डी होती है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात है, मैंडिबल, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट ये फीमर कहाँ पाई जाती है? ये जांग में पाई जाती है, ठीक है। और हाइड ये गले में पाई जाती है। हाइड अस्थि कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। हाँ जी, प्रश्न संख्या 6 से, प्रश्न संख्या 6 से देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ऑप्शन देखते हैं, स्टेपिज, फिबुला, टीबिया और फीमर। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जो कहाँ पाई जाती है? जांग या पैर में पाई जाती है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए काफी इंपोर्टेंट बात है, कभी कभार ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है। आप सबको पता है, जो भी भाई लोग इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको सबको पता है कि मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। लेकिन ये प्रश्न कभी कभार ऐसे घूम के आ जाता है कि मनुष्य शरीर की सबसे लंबी व मजबूत अस्थि, सबसे लंबी व मजबूत अस्थि कौन सी होती है दोस्तों? तो आपको याद रखना है मेरे जिगर के टुकड़ों कि मनुष्य शरीर की सबसे लंबी व मजबूत अस्थि कौन सी होती है? फीमर होती है, जो कहाँ पाई जाती है? पैर या जांघ के अंदर पाई जाती है। काफी इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। स्टेपिज मैंने आपको बता ही दिया पिछले प्रश्न में, कहाँ पाई जाती है? कान में। और यह मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है।
फिबुला ये किस में होती है? पैर के अंदर होती है। टीबिया भी कहाँ होती है? पैर के अंदर होती है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट बात है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। पर्सन संख्या 7। पर्सन संख्या 7 है। हाँ जी दोस्तों, एक भी पर्सन आपका गलत नहीं होने दूंगा साइंस के अंदर। जो भी मेरे प्यारे भाभी फौजी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वह चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों, साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ना है, इन सभी वीडियो को आप देखें, बार बार रिवीजन लगाएं, सभी प्रश्नों को लिखें। दोस्तों, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा साइंस के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 7 रीड करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हाँ जी, क्या इंपोर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, टीबिया, हुमर्स, फीमर और फिबुला। तो दोस्तों, आपको याद रखना है क्या? देखिए, जैसे मैं आपका पैर बना लेता हूं, एक है ना, ठीक है, आपका पैर है, बिल्कुल ऐसा पैर है, ठीक है, ऐसा ही है ना, ये आपका पैर है, ठीक है, ये पैर बना दिया मैंने। देखो, अब आपके ये फीमर है। अरे कौन है? फीमर है, जांग बता रहा हूं, ये फीमर है जांग के अंदर, ठीक है। और ये आपकी जो हड्डी है बीच में, ठीक है, इसको आप पाली बोलते हैं, इसको पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला। ठीक है, याद रखना है क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, पटेला। ठीक है, इस ये पटेला होती है। अब पटेला से नीचे टखने तक, ठीक है, यहाँ 2 हड्डियां पाई जाती है, एक टीबिया और एक फिबुला। अरे एक कौन सी होती है? टीबिया और एक फिबुला। काफी इंपोर्टेंट बात है, टीबिया और फिबुला। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है, एक टीबिया एक फिबुला। ये पटेला होती है, ये फीमर होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से मानव शरीर की पैर की हड्डी नहीं? टीबिया भी है, ठीक है, फीमर भी है, फिबुला भी है, तो कौन सी नहीं है? हुमर्स है। ये हुमर्स किसकी है दोस्तों? हाथ की है। अरे किसकी है? हाथ की है। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा प्रश्न है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लो जी, धमाकेदार वाले तरीके से सोल्यूशन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। हाँ जी, पर्सन संख्या 8। पर्सन संख्या 8 है। देखिए, हुमर्स अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन देखते हैं, जांग के अंदर, वक्ष के अंदर, ऊपरी भुजा के अंदर, निचली भुजा के अंदर। तो देखिए, ये आपका हाथ है, ठीक है, हाथ बना देते हैं, ये आपका शोल्डर हो जाएगा, शोल्डर। ठीक है, ये आपका हाथ है, हाथ के अंदर आपको मैंने ये बना दिया, ये आपका जॉइंट हाथ है। ठीक है, हाथ के अंदर थोड़ा सा ये कोनी है, कोनी वाला पार्ट। देखिए, ये होती है ऊपरी भुजा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या? अपर आर्म, ऊपरी भुजा। ऊपरी भुजा ये हाथ की होती है, इसको बोलते हैं हुमर्स। अरे क्या बोलते हैं? हुमर्स। ठीक है, ये ऊपरी भुजा होती है। यहाँ हाथ से नीचे, कोने के नीचे ये होती है, यहाँ हाथ वाली, इसको बोलते हैं निचली भुजा। अरे क्या बोलते हैं? निचली भुजा। क्या बोलते हैं? निचली भुजा, लोअर आर्म। ठीक है, निचली भुजा। यहाँ 2 हड्डियां होती है, कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होती है रेडियस और एक होती है दोस्तों अल्ना। रेडियस और अल्ना, ठीक है, याद कर लेना भाई, कौन कौन सी? रेडियस और अल्ना होती है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो हुमर्स अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा के अंदर। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। वक्ष के अंदर कौन सी पाई जाती है? थाइमस। हाँ, वक्ष के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। अरे वक्ष के अंदर कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। और काफी इंपोर्टेंट बात, और जांग के अंदर कौन सी होती है? फीमर होती है। ये तो आपको पता है ना, जो पैर में पाई जाती है। ठीक है, अब काफी इंपोर्टेंट पर्सन क्या है? हाँ जी, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार। ठीक है, क्या? देखिए, एक हाथ के अंदर कुल हड्डियों की संख्या, दोस्तों आपको याद रखना है, एक हाथ के अंदर कुल हड्डियों की संख्या होती है 30। ठीक है, और हाथ के अंदर कुल हड्डियों की संख्या पूछे तो 60। और हाथ को क्या बोलते हैं? देखिए, अग्रपाद। अग्रपाद का मतलब होता है दोस्तों हाथ। ठीक है, फोर लिम्ब बोलते हैं इंग्लिश में। अग्रपाद का मतलब होता है हाथ। और हाथ में कुल हड्डियों की संख्या पूछे तो 60। ठीक है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। अग्रपाद में कुल हड्डियों की संख्या 60 और एक हाथ में कुल हड्डियों की संख्या 30। काफी इंपोर्टेंट बात है। और आपको पूछे पश्चेपाद। पश्चेपाद बोले तो पैर। ठीक है, पश्चेपाद बोले तो पैर। ठीक है, पैर के अंदर कुल हड्डियों की संख्या वही 60 होती है, एक पैर के अंदर कुल हड्डियों की संख्या 30। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 9। देखिए, पर्सन संख्या 9 है। हाँ जी, वर्दी हार्मोन बनाया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ग्रोथ हार्मोन, GH हार्मोन। वर्दी हार्मोन बनाया जाता है किस ग्रंथि के द्वारा? थायराइड ग्रंथि के द्वारा,
पैराथायरॉइड ग्रंथि के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा और हड्डियों के द्वारा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वर्दी हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा बनाए जाते हैं? पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनाए जाते हैं। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि का अन्य नाम क्या है? तो पीयूष ग्रंथि का अन्य नाम है दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि। अरे कौन सी ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि। और ये पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये मस्तिष्क में पाई जाती है। अरे किस में पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। और ये भी याद रख लेना, क्या इंपोर्टेंट बात, कि ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है रे? ये पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी, लिख देता हूं मैं, काफी इंपोर्टेंट बात है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, और इसका आकार ये मटर के दाने के आकार जैसी ग्रंथि होती है। आपको एग्जाम में पूछेगा कि मटर के दाने के आकार जैसी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। और इसके द्वारा कौन से हार्मोन बनाए जाते हैं? वर्दी हार्मोन, जिन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? एसटीएच हार्मोन भी कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है? एसटीएच हार्मोन। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। काफी इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, वर्दी हार्मोन का अन्य नाम क्या है? एसटीएच हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो वर्दी हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा? पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनाए जाते हैं। थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन? सबको पता है, थायरोक्सिन। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा दो हार्मोन बनाए जाते हैं। एक तो कौन सा है? थायरोक्सिन। और एक और याद कर लेना, बहुत कम बच्चों को याद है, कैल्सीटोनिन। अरे कौन सा? कैल्सीटोनिन। ठीक है, याद कर लेना भाई, काफी इंपोर्टेंट बात है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा दो हार्मोन बनाए जाते हैं, एक थायरोक्सिन और एक कैल्सीटोनिन। पैराथायरॉइड ग्रंथि के द्वारा पीटीएच, पैराथायरॉइड पीटीएच। ठीक है, पीटीएच पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक है, पीटीएच हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा निकलता है? पैराथायरॉइड ग्रंथि के द्वारा। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट बात है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 10। देखिए, लार किसके पाचन में मदद करती है? ऑप्शन देखते हैं, वसा, स्टार्च, प्रोटीन और विटामिन। तो लार किसके पाचन में मदद करती है दोस्तों? स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ठीक है, तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये भी याद रख लेना कि लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। अरे लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, और ये भी याद रख लेना, 1 ग्राम वसा या फैट से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, और प्रोटीन ये एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। अरे किसके बहुलक होते हैं? एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। आपको पूछेगा प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट बात है। और ये भी याद कर लेना, विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी। विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? विटामिनोलॉजी। लॉजी, धमाकेदार वाले तरीके से सॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। ऑप्शन देखते हैं, उपास्थि, लिगामेंट, टेंडन, अंतराकाशी धरोहर। ठीक है, तो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? कंडरा या टेंडन। कंडरा या टेंडन बोलते हैं, कंडरा या टेंडन कहा जाता है। ठीक है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को कंडरा या टेंडन कहा जाता है। तो 11वीं का करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। इसका कई प्रजातियां लिगामेंट देती है भाई। लिगामेंट होता है दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाली संरचना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाली संरचना वो होती है स्नायु या लिगामेंट। ठीक है, और मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना कंडरा या टेंडन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, तो 11वीं का करेक्ट आंसर सी होने वाला है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। एड्स होता है, ऑप्शन देखते हैं, विषाणु से, कृमि से, फफूंद से, जीवाणु से। तो दोस्तों एड्स एक प्रकार का विषाणु या वायरस जनित रोग होता है। ठीक है, तो 12वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? ए हो जाएगा। और ये भी याद रख लेना कि एड्स का रोगजनक क्या होता है? HIV। और ये भी याद रख लेना, एड्स का अंतरराष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? लाल फीता। और ये भी याद रख लेना, ठीक है, क्या विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये भी याद रख लेना कि एड्स के अंदर शरीर का कौन सा तंत्र
प्रभावित होता है तो आपको याद रखना है प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। जो HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये HIV किसी भी व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के अंदर HIV प्रवेश कर गया उसका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है इसको बिल्कुल कमजोर कर देगा और वह व्यक्ति बहुत सारे रोगों से गिर जाएगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि एड्स रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। और ये भी याद रख लेना क्या कि जो एड्स होता है वो एक प्रकार का कौन सा रोग होता है, विषाणु या वायरस जनित रोग होता है, ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो 12वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और ये तो याद है ना सबको, आर्मी का फेवरेट, क्या विषाणु या वायरस की खोज किसने की, इवानोवस्की ने, ठीक है, विषाणु या वायरस की खोज किसने की, इवानोवस्की ने, ठीक है। और जीवाणु की खोज लुवेनहोक ने, अरे जीवाणु की खोज किसने की, लुवेनहोक ने, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 13, पर्सन संख्या 13 है एन्फ्लुएंजा रोग होता है, ऑप्शन देखते हैं, विषाणु से, कवक से, शैवाल से, जीवाणु से। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एन्फ्लुएंजा रोग किसकी वजह से होता है, विषाणु या वायरस की वजह से। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, ए हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 14, पर्सन संख्या 14 है मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, बताइए किसका इस्तेमाल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। तो कार की बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल होता है दोस्तों, हाँ जी सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसको बैटरी एसिड भी कहा जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4, ठीक है। और इसे गंधक का अम्ल भी कहा जाता है, अरे क्या कहा जाता है, गंधक का अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। नमक का अम्ल क्या होता है रे, नमक का अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नमक का अम्ल कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल का या नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HNO3, ठीक है। इसे काफी इंपॉर्टेंट बात है, सोरे का अम्ल भी कहा जाता है, सोरे का अम्ल भी कहा जाता है, आपको पूछेगा सोरे का अम्ल का रासायनिक सूत्र HNO3। साइट्रिक एसिड ये खट्टे फलों में होता है दोस्तों, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनके अंदर कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लो जी, धमाकेदार वाले तरीके से सॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन, देखिए इस पर्सन का सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल से दे रहा हूं और काफी धमाकेदार वाला पर्सन है दोस्तों, इस पर्सन को आप याद करना, काफी आपको मजा देने वाला है ये पर्सन। हाँ जी, देखिए लो जी, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली हमने। हाँ जी, देखिए ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, इधर आइए। अब देखो क्या इस पर्सन का सॉल्यूशन आप डिटेल से देना भाई, ठीक है। हाँ जी, काफी अच्छा पर्सन, और भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपन इसको, तो जी ये तो ज्यादा एडजस्ट हो गया। हाँ जी, देखिए इस पर्सन का सॉल्यूशन आप सारे भाई लोग देने वाले हैं। हाँ जी, पर्सन संख्या 15, पर्सन संख्या 15 है दोस्तों। हाँ जी, देखिए पर्सन संख्या 15 है, सूची 1, वैज्ञानिकों को सूची सेकंड खोज के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। देखो इनको मिलान करना है, सही आंसर देना है। देखिए परमाणु सिद्धांत मैं आपको बता देता हूं, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, जॉन डोल्टन ने, ठीक है। तो ए का है ना, डी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए किस किस में है दोस्तों, अभी मिलान कर सकते हो आप, पहले मैं आपको पूरा बता देता हूँ। देखिए प्रोटॉन की खोज किसने की है, गोल्डस्टीन ने, तो काफी इंपॉर्टेंट बात है, बैक का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, चैडविक ने की थी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, जे थॉमसन ने। तो देखो क्या आएगा, ए का क्या आएगा, देखिए गोल्डस्टीन किससे संबंधित है, प्रोटॉन से, तो ए का बै आ जाएगा। बै किस किस में है, देखो हाँ जी 1 में 2 में, तो ये तो हटा दो, 3 और 4 को। लो जी अब बताओ चैडविक किससे संबंधित है, न्यूट्रॉन से संबंधित है, तो बी का क्या जाएगा, स आ जाएगा, बी का से ए के ऑप्शन में, ठीक है, कट गया। लो जी फर्स्ट करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन और प्रोटॉन की खोज आपको याद रखना है मेरे जिगर के टुकड़ों, प्रोटॉन की खोज कितने की थी है, गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, और परमाणु सिद्धांत किसने दिया, जॉन डोल्टन ने, ठीक है।
अब कुछ एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न, क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक ऋणावेशित कण होता है। कैसा कण होता है? ऋणावेशित। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन। और प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित कण। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न पिछली शिखर भर्ती के अंदर पूछा गया है कि परमाणु के अंदर कितने आवेशित कण पाए जाते हैं, तो ऑप्शन थे 3, 2, 4 और 1। तो बहुत सारे बच्चे गलत करके थे, आंसर लगा गए थे 3। ऐसे लालाओं के ठंड हुई थी। क्या, परमाणु के अंदर कितने आवेशित कण? केवल और केवल 2 होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित और प्रोटॉन धनावेशित। जबकि न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन। इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो परमाणु के अंदर कितने आवेशित कण? 2। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और ये भी याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये किसका आवेश है? ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। प्रोटॉन का आवेश इतना का इतना ही होता है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं होता। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। याद कर लेना, आवेश का मात्रक कूलम होता है। और न्यूट्रॉन का आवेश 0। याद कर लेना, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन का 0। ठीक है, और ये भी याद कर लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। यही प्रोटॉन का होता है और यही किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। सेम बात है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताए। तो दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 43। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 42 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर जरूर देखिए। दोस्तों ये प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं आएगा। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वह चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। और सारे भाई लोग, मेरे सारे प्यारे भावी फौजी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलें कि आपके 15 में से कितने % सही हुए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।